हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ है वही क्वेश्चन है। और आज जो क्लास 2 मतलब इसका क्लास 2 है, क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे उसी में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जिनका निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उनका निधन किस डेट को हुआ था। ठीक है, तो इसका जो निधन हुआ था ये 23 नवंबर 2023 को हुआ है, जो कि इसका आंसर ऑप्शन ए है। लेकिन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ेंगे, या ये क्वेश्चन बहुत भी आई है कि पहली भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रथम महिला न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे, तो फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर है, तो यदि कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि घनकार है, ये है, इसका आकृति देखिए। इसी को हमको ढकना है। ठीक है, जिसका क्या दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बंद घनाकार है जो जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। यदि कैनवास की घनाभाकार होना चाहिए ना क्वेश्चन, 90 मीटर स्क्वायर है, तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास लागत ज्ञात कीजिए। कैनवास की लागत कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन घनाभाकार होना चाहिए क्योंकि सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि हमको जो दिया हुआ है यल बी एच जो दिया हुआ है, यल बराबर दिया हुआ है कितना, एक मिनट, यल बराबर दिया हुआ है 2.5 मीटर। ठीक है, बी दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 2 मीटर, एंड एच जो दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। इसको अभी मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, और हम लोग को निकालना है इसका सरफेस एरिया को। अगर यदि हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि निकालना है कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया को ढकने में कितना लगेगा, सरफेस एरिया इंटू अगर यदि 70 कर देते हैं, इंटू 70 रुपया मीटर स्क्वायर में कर देते हैं, इससे गुना कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, उसकी कुल लागत आ जाएगी। कुल लागत वही आएगा, कुल लागत इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका एरिया इंटू 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, सो देखिए। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं कि 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी 5, डायरेक्ट 5 हो जाएगा, प्लस ये बी एच कितना हो जाएगा, तो 9 मतलब 2.9 है, 9 दूनी 18, 1.8 प्लस एच एल कितना हो जाएगा 0.9 है, 0.20 मतलब 2.5 है ना, तो पॉइंट अभी रहने देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 25 नंबर 225 मतलब 2.25। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, रुको इतना जोड़ लेते हैं पहले, 5 8 10 का 0 हाथ में रहा 1। ठीक है, ये यही आएगा, हाँ 5 6 7 8 और 1 9 मतलब 9.05। ठीक है, इतना ही ना आएंगे, 2.25 1.8 और 5 था। ठीक है, 5 8 10 का 0 हाथ में 1 5 2 7 1 8 1 9 9.05। इसको 2 से इंटू कर दीजिए, कितना आ गया, तो आ जाएगा 0 2 25 10 और 9 दूनी 18
2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, मतलब आगे यहाँ कितना मेरा 181, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो वाला का इतना मतलब जीरो को नहीं काउंट किया जाता है। तो 181 आ गया। अब 181 तो पूरा मेरा खर्चा पूछा है, तो खर्चा जो कर लो क्या होगा, जो सरफेस एरिया जो निकला हमारा, ये सरफेस एरिया आ गया, इसको 70 से इंटू कर देते हैं, 0.1 इंटू 70 कितना हो जाएगा देखिए यहाँ, 7 7 56 के 6, 7 56 के 6 आप मेरा 5 और 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 1 0 1 0, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 1267, ये 0.7 है, ठीक है, ये 0.7 था, नहीं 0.7 नहीं सॉरी, ये 70 रुपया बिल्कुल है, मतलब 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर से हमको इसको गुना करना था, ठीक है, ये 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर से गुना करना है। देखिए ये क्या हुआ कि इसका जो आ गया सरफेस टेंशन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं तो क्या है, इस जो भी सरफेस एरिया जो आया, सरफेस एरिया जो आया इनटू करेंगे क्या, जो दिया हुआ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 70 रुपया मीटर स्क्वायर, इसको इनटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मीटर कितना आएगा देखिए, 0.1 इंटू 70 करेंगे तो कितना आएगा 7 8 7 56 के 6 हाथ मेरा 5 और 7 5 12, और ये एक पॉइंट जो है ये जीरो छूट रहा था यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1267 रुपया। कितना है 1267 रुपया की लागत से इसका पूरा कैनवास को क्या किया जाएगा, कैनवास जो दिया हुआ है उसको ढका जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था क्वेश्चन कि एक चतुर्भुज है, मतलब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज में यदि कोण एंगल क्यू और एंगल एस का योगफल 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, जबकि कोण पी और कोण आर, एंगल पी और एंगल आर का अनुपात 4:3 है, तो एंगल आर की माप क्या होगी। ठीक है, समझ जाइए कि चतुर्भुज एक मान लिया जाए हम लोग आयत रेखा को एक चतुर्भुज ले लिए, बोल रहा है कि पी क्यू आर एस थे, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज का नाम है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, बोल रहा है कि यदि इसमें कोण एंगल क्यू और एंगल एस जो है, एंगल क्यू और एंगल एस जो है, ये दोनों का मिला के 150 डिग्री है, 150 डिग्री है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो हैं 150 डिग्री हैं, ये दोनों 150 डिग्री है, ठीक है, 150 डिग्री है, तो पूछ रहा है और बता रहा है कि एंगल पी और एंगल आर का अनुपात 4:3 है, मतलब यदि इसको एंगल पी जो है 4:3 मतलब 4x और ये 3x टोटल, तो हम लोग इसको जानते कैसे हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये होना चाहिए। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस जो है वो दिया हुआ है हमारा 150 डिग्री, 150 डिग्री, और एंगल आर जो है फिर हमारा बोल रहा है कि 3x है, ठीक है, कितना है 3x, ठीक है, और एंगल P जो है, एंगल P दिया हुआ है 4x, ठीक है, ये 360 और हमको निकालना ही है क्या एंगल P, अर्थात 4x इज इक्वल टू निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 3 7x प्लस 150 इज इक्वल टू 360, 360 में से 150 घटेगा इधर जाएगा तो माइनस 150 इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 0 1 2 210/7 3 30, मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए हमारा एंगल P जो है, एंगल P इज इक्वल टू
4x अर्थात 4 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री है। हाँ, ऑप्शन डी आंसर। इस प्रकार ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि p का अर्थ गुना है अर्थात मल्टीप्लाई है, p का अर्थ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि p का अर्थ है इंटू और q का अर्थ है जोड़, r का अर्थ है घटाओ और s का अर्थ है जोड़। ठीक है, q का अर्थ भागा है, सॉरी यहाँ पे होगा डिवाइड है, q का अर्थ जो है ये डिवाइड है, q का अर्थ जो है डिवाइड है और r का जो अर्थ है, r का अर्थ क्या दिया हुआ था? घटाओ है। ठीक है, माइनस है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन की P6 अरे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन टाइपिंग गलत हो गया है, सॉरी क्वेश्चन का टाइपिंग गलत हो गया है, इसलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, ये 18.5 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर डाला हुआ, 18.5 मत समझ लीजिएगा। बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला एक होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है, और हाफ mv मतलब हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए ना कि m दिया हुआ है, मतलब द्रव्यमान तो दिया हुआ है हमारा 2 kg, ये m जो दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, 2 kg, और v जो दिया हुआ है मतलब वेग जो दिया हुआ है, वेलोसिटी जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब 5 का स्क्वायर अर्थात 5 इंटू 5 इंटू 1/2, जो यही आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या? गतिज ऊर्जा। ठीक है, 2 से 2 5 5 25 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर है 25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 450 है, 1500 और 1650 का HCF ज्ञात करना है। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, इसको भी देखिए कैसे करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि HCF क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ रहेगा, 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका जो अधिक से अधिक मतलब क्या होगा? मतलब वो गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, जो ये वैसा गुणनखंड जो ये तीनों मतलब जो दिया हुआ रहेगा वो तीनों में सबसे बड़ा गुणनखंड होना, मतलब सबसे बड़ा ये से कटना चाहिए, सबसे बड़ा गुणनखंड उसका होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग भाग विधि द्वारा जानते ही हैं, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक नहीं है, मतलब ये ऐसे ही बनाते हैं। क्या है कि सबसे पहले जो दिया हुआ था 450, 1500 और 1650। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो आखिर जो आंसर होगा वो तो यही इसी में से होगा, तो इसी में से होगा। तो हम लोग इसको आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एक डिफरेंस ले लेते हैं, किसी एक का डिफरेंस ले लीजिए, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 1500 ले लेते हैं, तो ये हो जा रहा है 5 और 5 1 150 हो जा रहे हैं। तो ये 150 से देखना है कि ये तीनों कट रहे हैं कि नहीं। यदि ये तीनों कट जाएंगे तो समझिए इसका जो HCF है यही रहेगा। तो 150 से कट जा रहा है, 1.5 3 4.5, मतलब सही ये कट जा रहा है, 1500 ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब उस त्रय का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न के अनुसरण दिए गए 2 त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न के अनुसरण करते हैं।
मतलब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है आपका, ये जो दिया हुआ है इसी प्रकार से ये ऑप्शन में से कौन मैच कर रहे हैं, समझे। तो दिया हुआ हमारा पी के आर एम, और दिया हुआ टी यू एच सी, ये दिया हुआ जे ई, और दिया हुआ एल एम, ठीक है। सबसे पहले इनके बीच संबंध देख लेते हैं कि क्या संबंध है इन दोनों के बीच, और जब संबंध पता चल जाएगा तो फिर इसमें से कौन होंगे वो देख लेंगे। तो P को सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसका वैल्यू क्या है। P को 16, K का 11 नंबर में आता है, R जो है 18 नंबर में आता है, और M जो है 13 नंबर में आता है, T जो है 20 नंबर में आता है, और U जो है 21 नंबर में आता है, ठीक है। यही है 21 नंबर में आता है। H जो है हमारा, H जो है H 8 में आते हैं, C 3 में आता है, C 3 में आता है, J जो है 10 में आता है, E जो है 5 में आता है, L जो है 12 में आता है, J L, और M है यहाँ, M है, M जो है M, ये कितना में आता है 13 में। देखिए ये दोनों में कुछ ना कुछ मैच्योर मतलब मिल रहा है, कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो 8 + 3 5, मतलब 8 + 5 मतलब 3 + 5 8, और यहाँ 11 + 5 कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, ठीक है। 11 + 5 कर रहे हैं तो 16 हो रहा है। इसके बीच संबंध है कि 5 मतलब प्लस कर दे रहे हैं तो ये 10 आ जा रहा है, और ये 13 + 5 कर रहे हैं तो 18 आ जा रहा है, 5 कर रहे हैं तो 18 आ जा रहा है। इसमें कर रहे हैं 21, मतलब इसमें उल्टा है, ये इधर से इधर हो जा रहा है +1, ये भी इसमें +1 इधर से इधर हो जा रहा है। तो इसी प्रकार का संबंध हमारे ऑप्शन में कौन से हैं। तो P के बाद यहाँ तो डबल डिजिट आए, मतलब PQR, मतलब यहाँ पे +2 करना होगा, QR यहाँ पे +1 है, QR यहाँ पे +1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे तो 2 ठो मिल गए हैं, 2 ठो मिल गया है। लेकिन अब इसमें मिलाते हैं, यहाँ पे तो मतलब जब भी होगा तो यही दोनों में से कोई होगा। अब देखिए क्या है कि इसका भी कर लेते हैं, ये 10 है, J का हम लोग जानते हैं कि 10 होता है, J का 10 और O का 15, ठीक है। ये भी यहाँ पे दूसरा वाला भी मिल रहा है, दूसरा वाला भी मिलते प्रतीत हो रहा है। अब इसमें देखते हैं इसको, G का होता है कितना, H का होता है 8, और M का कितना होता है 13, तो 8 + 5 यही मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। और G का कितना होता है 7 और 13, ये क्या हो जा रहा है +6, लेकिन हमारा यहाँ क्या हो रहा था +5, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन C, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कुट भाषा में A + B का अर्थ है कि A B की माँ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में मतलब अपने भाषा में लिखा हुआ है कि A + B का अर्थ है कि A B की माँ है, और A - B का अर्थ है कि A जो है B का भाई है। A × B का अर्थ है, मतलब अर्थ है कि A जो है B की पत्नी है, और A/B का अर्थ है कि A जो है B का पिता है, और A/B का अर्थ है कि A B की बेटी है। तो Q - S, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि Q - S + P - T H R / K। तो बोल रहा है कि P का K से क्या संबंध है, मतलब K का P से क्या संबंध है, मतलब K P का क्या लगेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार से चलते हैं कि माइनस का बता रहा है कि मतलब B का भाई A है, मतलब S का भाई जो होगा ये भाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस का मतलब बता रहा है कि B की माँ A है, मतलब P की माँ S है, P की माँ है, ठीक है। और माइनस का अर्थ बता रहा है, फिर देखिए कि मतलब T का भाई P है, ठीक है। हज का अर्थ बता रहा है, क्या बता रहा था कि B की बेटी है A, B की बेटी A है, मतलब अर्थात इधर वाला जो है ना R की बेटी है ये,
ये बेटी है इसकी। और के का अर्थ मतलब यहाँ पे देखिए भागा का अर्थ क्या बता रहा था कि बी का पिता है ए, मतलब के का पिता है बी का पिता है ए, ठीक है। और गुना कुछ माइनस में था ना, हज बता रहा था कि ए बी की बेटी है, बी की बेटी है, ये बता रहा है यहाँ पे पिता है। अर्थ है कि ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। यदि ये बेटी हो जाएगी, ए बी की बेटी है, मतलब आर की बेटी टी, और ये पिता, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। क्यू एस का भाई है, मतलब ये भाई हुआ, ये इसकी माँ है। तो पी जो है ना वो टी का भाई है, मतलब पी जो है, पी की माँ यस है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाला जनरेशन में। और पी जो है टी का भाई है, अर्थात ये नेगेटिव पोल मतलब माँ है, ठीक है। और टी जो है वो बोल रहा है कि पी जो है टी का भाई है, और जो टी जो है वो आर की बेटी है, मतलब आर की बेटी, मतलब आर की बेटी है। टी जो है वो नेगेटिव है। और के जो है ना, के जो है मतलब आर जो है वो के का पिता है, के का पिता है, मतलब ये पॉजिटिव, अर्थात ये दोनों जो होंगे, ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि के जो है पी के साथ क्या संबंध है, तो के जो है इसके साथ क्या संबंध है, भाई का संबंध है। के का तो ये भाई लगेगा, क्या कि ये साइन ही शो कर रहा है पॉजिटिव, अर्थात भाई लगेगा, ठीक है। तो आंसर भी है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एक निश्चित कुल भाषा में एल्सो को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि एल्सो को लिखा है 8693, ठीक है। और सेल को लिखा है 2836, क्या लिखा हुआ है, सेल को लिखा है 2836, ठीक। तो उस कुछ भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा, मतलब ई लेटर का बारे में पूछ रहा है कि ई को क्या लिखे हम लोग। तो ई को लिखने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या छोड़ा है, ठीक। इसमें छोड़ा क्या है कि अच्छा ये जो है ये मैच कर रहा है यस के साथ, ए मैच कर रहा है ए के साथ, यल मैच कर रहा है यल के साथ, अर्थात इसमें जो 3 ठो मैच कर रहे हैं तो वही 3 इसमें भी मैच कर रहा है। 869 मतलब 8 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, और 6 मैच कर रहा है, अर्थात E इज इक्वल टू, मतलब E को हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में, रुकिए क्वेश्चन पहले इसको देखते हैं, नहीं ये क्वेश्चन हो गए हैं। इसको देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प आना चाहिए। दिया हुआ है क्वेश्चन कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ ZTQ XRO VPM और दिया हुआ TNK, ठीक है, TNK। तो इसके बाद क्या आना चाहिए वो पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले इसको कोडिंग कीजिए। Z का 26, T का मतलब T का 20, Q का 17, X का 23 कि 24 ना 24, R का 18, ठीक है, O का 15, V का 22, P का 16, M का 13, T का 20, N का 14, K का 11, ठीक है। इसको देखिए तो ये संबंध कैसे बना रहा है अपना, ये इधर कर रहे हैं तो +6 हो रहा है ना, और ये इधर कर रहे हैं तो इधर से इधर करें तो +3 हो रहा है। क्या ये है 18 से 24, बिल्कुल है। 18 + 6 और 15
प्लस 3, ठीक है। 16 प्लस 6 कितना होता है? 16 प्लस 6 भी 22 होता है, और 13 प्लस 3 भी होता है 16, 3 16। 14 प्लस 6 भी होता है जो 20 होता है, और 11 प्लस 3 भी होता है जो 14 होता है। तो ये लेटर तो है ही। अब इसमें देखते हैं इसको डायरेक्टली। इसका आर का हो जाएगा 18, एम का कितना था 13, और ये एल का कितना है 12, ठीक है। तो ये 12 प्लस 1 ये नहीं होगा, मतलब इसके इस तरीके से ये नहीं हो रहा है। इसमें देखिए कितना है 18, इसका आर का हो जाएगा 18, एल का हो जाएगा 12, आई का हो जाएगा 9, ठीक है। 9 प्लस 3 और 12 प्लस 6 18, ठीक है। फिर अब देखते हैं इसको कि 18, इसको भी देखिए अगर 2 आ जाएगा फिर कोई दूसरा तरीके से बनाएंगे। आर हो गया 18, के हो गया 11, एल हो गया 12, ये भी नहीं मैच कर रहा है। इसमें देखिए एस हो गया 19, एम हो गया 13, के हो गया 11, 11 प्लस 2, मतलब ये मैच नहीं करेंगे, मतलब मैच तुम्हारा कर गया ये आर एल आई। तो इसका आंसर क्या होगा? आर एल आई होंगे, ठीक है। उसके बाद भी कोई और तरीका है क्या इसमें देखने का? देखते हैं। तो इधर से चलते हैं, ओ पी क्यू, ठीक है। के जे के एल एम प्लस 2 हो रहे हैं, यदि इधर से करते हैं तो एम के बाद एम एन ओ प्लस 2 हो रहा है, इधर भी कर रहे हैं तो प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए -2 क्या हो जाएंगे? 9 तो 11 होता है ना, हाँ। तो आई, क्या ये मिल रहा है? बिल्कुल। तो दोनों तरीके से है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? तो 50 से छोटी कुल अभाज्य संख्या 15 होता है। ये थ्योरम, मतलब ये इसको तो रट के ही जाना पड़ेगा। 50 से छोटी, 100 से छोटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले का बात, क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं पता है? जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो। क्या हो? एक और स्वयं हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है? मतलब रिलेशन बताने बोल रहा है ये कि बी के सापेक्ष में ई का रिलेशन क्या है, ठीक है। ठीक है, इसका रिलेशन पूछ रहा है। हम लोग पहले बना लेते हैं कि एक वृत्ताकार मेज है, जिसमें कितना आदमी है? 2 2 4 2 6 तो आदमी बैठा हुआ है इसमें। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, सबको अपना बीच में ही देख रहा है। बोलता है एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मान लिया जाए एफ यहाँ और सी यहाँ है, तो इसके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो और डायग्राम बना लीजिए इसमें, क्योंकि देखना है। मान लिया जाए एफ यहाँ बैठा और सी यहाँ बैठा है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो ये वाला हम लोग का जो ये होगा राइट होगा, उसी के आधार पे इसको लेके चलना। और हम लोग का लेफ्ट इधर होगा, तो ये इधर यहाँ पे इधर से आएंगे तो राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट इसमें देख के चलना है, ठीक है। एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, जो 2 व्यक्ति हम लोग स्थान खाली कर दिए हैं। डी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा था, तो यहाँ इसमें चलेंगे इस डायग्राम में, तो डी यहाँ, ठीक है। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, अर्थात इसमें अगर ए को यहाँ बैठाते हैं, बी को यहाँ बैठा देते हैं, तो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें करते हैं तो सी का और बी का निकटतम पड़ोसी ए है, तो इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। निकटतम पड़ोसी है तो बी के सापेक्ष में ई का स्थान, तो बी के सापेक्ष में ई का स्थान, अर्थात ई तो यहीं पे बैठेगा ना, इसमें भी ई यहाँ पे बैठेगा। तो बोल रहा है कि बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है? तो दाईं ओर से तीसरा, इसमें देखिए क्या है, इसमें भी है दाईं ओर से तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है कि दाईं ओर से तीसरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दाईं ओर से तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि अपने अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके देता है। दहन करके देता है मतलब जला करके क्या देता है, कौन सा गैस देता है, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे चलेंगे कि बोल रहा है कि अपने सभी मतलब अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है। तो यदि पूरा जल जाएगा तो देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और आधा अधूरा जलेगा वो देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। Fe3O4 बनाते हैं, Fe3O4 बनाना है ये है, तो 3Fe प्लस 4H2O को बनाते हैं तो बनता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 और यहाँ क्या हो जाएगा 4H2 होगा ना, 4 दूनी 18। तो ये बनता है कब, जब आयरन का 3 मॉलिक्यूल मतलब 3 अणु और हाइड्रोजन मतलब ये जल का 4 ये। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि अयस्कों में उपस्थित अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए हम लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसका नाम है गैंग। क्या नाम है, गैंग। ठीक है, गैंग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैंग। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन है ये, इसका मान ज्ञात कीजिए। 12 + 18 भागा 3। हम लोग इसको बोर्ड मास से लिख, बोर्ड मास में लाके इसको करेंगे। 3 × 6 = 18, 12 × 6 = 18। आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन सब टाइप का आता है, क्योंकि हार्ड भी होते हैं। जैसे मैथ वाला क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत हार्ड भी था। ठीक है, बोलता है समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है तो इसकी ऊंचाई क्या है। हाइट पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।